महाराष्ट्र में अभी कवि सम्मेलन शुरू होना है, बाकी कार्यक्रम हो चुका है। और कवि सम्मेलन इसलिए भी शुरू होना है कि जब आप एक कवि के लिए उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं तो निश्चित रूप से उनको सबसे अच्छी श्रद्धांजलि कविता के द्वारा ही दी जा सकती है। इसलिए अभी हम लोग कवि सम्मेलन के लिए रहेंगे। तो अभी मैं कोई भी बात या कोई भाषण देना और ऐसी बातें देकर समय जाया नहीं करूँगा इन कवियों का। मैं बस छोटी सी 2-3 बातें जरूर कहना चाहूँगा। निश्चित रूप से भी जब जज साहब, जब पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस सर जब बोल रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई कि मैं जहाँ कहीं भी दिनकर जी के बारे में कुछ भी कहूँगा तो मैं उनको राष्ट्रकवि के साथ साथ देश रत्न का संबोधन लगा के ही कहूँगा। यानी कि दिनकर को देश रत्न प्रमाणित तौर पर मिले, कोई मेडल मिले, ये बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन ठीक उसी तरह से जैसे कि हम महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार अगर शांति का नहीं मिला तो महात्मा गांधी के कद में इंच भर की भी घटोत्तरी नहीं हुई। पूरी दुनिया राष्ट्रपिता के रूप में जानती है महात्मा गांधी को। तो इसलिए दिनकर को भारत में, लेकिन देखना यह भी होगा कि हम जिस पीढ़ी में है, देखिए इतिहास बनाना फिर भी आसान है, लेकिन एक स्वर्णिम इतिहास की विरासत को लेकर चलते रहना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने जो नजीर रख दिए हैं, उन्होंने जो इतिहास रख दिया है, हमारा कंधा उसके वहन करने योग्य है या नहीं है, इस बात की प्रामाणिकता के लिए दिनकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह दिनकर की जरूरत नहीं है, यह जरूरत उस पीढ़ी की है जो पीढ़ी यह दावा करती है कि हम दिनकर के वंशज हैं। तो यह कंधा अपनी विरासत को ढोने के लायक है या नहीं? आपके अंदर दिनकर के गंगा के पानी, जहां दिनकर का जन्म हुआ वहां गंगा का घाट है, उस गंगा के घाट से निकला हुआ ज्वाला आपके हृदय में मसाल बनकर जलता है या नहीं, या आपने अपने हाथों से उस पर मिट्टी डाल दी है? इस बात की गारंटी के लिए, इस बात को तय करने के लिए दिनकर को भारत रत्न की जरूरत है। लेकिन जब दिनकर के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आधा आदमी लिट्टी में व्यस्त रहेगा तो भारत रत्न लेके जाइएगा कहां? भारत रत्न लेके ड्राम पर रख दीजिएगा, इधर चोखा मांगिएगा। दूसरा आदमी आएगा भारत रत्न पर लिट्टी रख देगा। तीसरा आदमी आएगा, किसका लिट्टी रखा है जी, उस पर चोखा डाल देगा। फिर आप पूछेगा हम भारत रत्न रखा हुआ था, कौन ले गया जी? पता चला जो पत्ता समेट रहा था वो उठा के इधर डाल दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये तस्वीर मैं भेज दूं भारत रत्न देने वाली कमेटी को और मैं कहूं कि हम दिनकर के वंशज हैं और हम दिनकर की जमीन पर खड़े होकर दिनकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, तो दिनकर का कद, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता है, लेकिन उस सूर्य, उस रश्मि की निकली हुई किरणों का ताप क्या अंदाजा लगाएगा वो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि विरासत और परंपरा का वहन करने योग्य पीढ़ी है या नहीं हमारी, इसका मूल्यांकन जरूरी है। मैं दिनकर की कविताएं कह के आपको यह बात की प्रामाणिकता नहीं सिद्ध करने जाऊंगा कि मैंने दिनकर को पढ़ा है। अभागी होगी वो पीढ़ी जो दिनकर को नहीं पढ़ेगी, अभागी होगी। अगर मैं अपने भाषण में दिनकर के कविताओं को कोट करूं तो सिवाय लफाजी या मेरी चालबाजी या कलाबाजी के अलावा कुछ नहीं होगा। मुझे अगर 1 मिनट का भी समय मिला है तो आत्ममूल्यांकन कर लेना चाहिए कि दिनकर की पीढ़ी फिर से कोई दिनकर के जैसा जन्मने वाली उर्वरकता लेके रखती है या नहीं रखती है। हमारी मिट्टी इतनी बंजर क्यों होती जा रही है कि हम दिनकर तो छोड़िए, दिनकर की सुधि लेने वाली पीढ़ी को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। वहां से हम दिनकर कहां से पैदा कर पाएंगे? तो इसलिए महान वो नहीं होता जो महान कार्य करता है, महानता का वितान उसका ज्यादा विस्तारित होता है जो महानता को वहन करते योग्य, महानता को वहन करते के साथ महानता को सुरक्षित रखता है, जो उसकी पीढ़ी पिछली पीढ़ी से मिला है। तो हमें जो मिला है हम उसको रख पाए, प्रिजर्व कर पाए, हम उसके योग्य बन पाए, वो सुपात्र हो जहां पर ये धन मिले। रत्न किसे मिले? दिनकर तो है नहीं यहां पर, दिनकर का शरीर तो यहां है नहीं, फिर वो सुपात्र कहां है? तो हमें ये मूल्यांकन करना होगा कि हमारी पीढ़ी साहित्य में, संस्कृति में कितना रुचि लेती है। दिनकर के बुने हुए सपनों का जो वितान है उसमें हम कहां फिट बैठते हैं, हम क्या उसको वहन करने के योग्य हैं, ये बात हमें तय करना होगा। तो आइए
आज मैंने इसलिए ये बात कही, अब जो अगर ये बात आवाज बाहर जा रही हो तो दो चार लोग जो कचौड़ी आलू परवल खा चुके हों, उनके धधकती हुई जठराग्नि को मैं प्रणाम करते हुए बोलता हूं कि हे भूख, अगर आप शांत हो गए, गोधूली बेला में पहले तो आरती संध्या के टाइम में खाना नहीं चाहिए, दलिद्रा घर घुसेगा। ये झाड़ू बहाड़ू गोधूली बेला का टाइम है, इस टाइम में चाय पी लेना पाप है। लोग लिट्टी खा रहे हैं, आलू परवल के तरकारी खा रहे हैं। मैं भी 1 बजे आया था, मैंने तो परवल का साइज भी कहा छोटा काटो, हम लोग को रात में खाना है, बीचा निकाल दो, मुंह में जाता है खराब लगता है। मैंने तो खुद देख के बनते हुए देखा था और कहा भी था कि आज पूरी तरकारी चली आज बढ़िया से, है ना। लेकिन 6 बजे अगर जो पीढ़ी कचौड़ी पर टूट पड़ेगी, तरकारी पर, उसको ये तय करना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल कचौड़ी पूरी तरकारी लिट्टी कोल्ड ड्रिंक्स चाय कॉफी सबकी शुभकामनाएं। धीरे धीरे उसको भी खाइए और धीरे धीरे अपने वक्त से दी गई जो चुनौतियां हैं उसको भी हल्का हल्का चबाइए और देखिए कि हमारी पाचन शक्ति अपने समय की चुनौतियों से लड़ने लायक है या नहीं, और दिनकर के रथ को ले जाने वाली पीढ़ी उसके लिए कितना तैयार है। आज उसका लिटमस टेस्ट हम लोग अपने में मूल्यांकन करते हुए पहला मंच से ही दिखाएंगे कि ये जो पीढ़ी बैठी हुई है यह दिनकर की परंपरा को किस तरह से वहन करने योग्य है, इस बात की गारंटी और तामीर यहां से देगी। जय हो, जिंदाबाद।